हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत में आप सभी बच्चों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 में पाठ 3, जिसमें एक निबंध है जिसका शीर्षक है मैं क्यों लिखता हूँ, जिसके निबंधकार हैं अज्ञे। दोस्तों, अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है और इस निबंध में अज्ञे जी ने यह बताया है कि उनके लिखने का कारण क्या है और उन्हें लिखने की प्रेरणा आखिर कहाँ से मिली। इस पर उन्होंने पूरी विस्तार से व्याख्या की है या प्रकाश डाला है। तो मैं क्यों लिखता हूँ इस शीर्षक में अज्ञे जी ने अपने बारे में बताया है कि उनके लिखने का कारण क्या है और उनकी लिखने की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली। अब हम लोग सीधे सीधे पाठ पर आते हैं और बिना समय को बर्बाद किए अज्ञे जी द्वारा लिखे इस निबंध को बेहतर तरीके से समझते हैं। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि मैं क्यों लिखता हूं, ये एक ऐसा प्रश्न है जो बड़ा ही सरल जान पड़ता है, मतलब बहुत आसान जान पड़ता है, लेकिन ये है बड़ा कठिन। क्यों कठिन है? क्योंकि इसका उत्तर जो उत्तर इसका होगा वो लेखक के आंतरिक जीवन, जो उसके निजी जीवन है, उसके स्तरों से वो संबंधित रखता है, उसके आंतरिक जीवन से वो संबंध रखता है। मतलब पूरी तरह से कोई इंसान अपनी जो निजी जीवन की बातें हैं वो सबके सामने नहीं रखना चाहता है। तो लेखक आखिर क्यों लिखते हैं, ये बात का जो उत्तर होगा वो लेखक के आंतरिक जीवन से संबंधित होगा। तो उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना तो आसान तो है, मतलब संक्षेप में हम कुछ वाक्यों में पूरी सारी बातों को बांध दें, इतना आसान नहीं है और ना जाने ये संभव भी है या नहीं। बस इतना है, किया जा सकता है कि उसमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, मतलब कुछ भागों को आपको बताया जाए और विशेष रूप से ऐसों को जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो। मतलब हमारे पूरे जीवन के वृतांत जिसने हमें बहुत सारी प्रेरणा दी है, जिनके कारण मैं लिख रहा हूँ, मेरे लिए ये काम सरल हो पाया, उन सबको आपके सामने पूरे वाक्यों में मैं बांध कर रख दूं, ये काम आसान नहीं है और पता नहीं संभव भी है या नहीं। तो ये इसमें ये किया जा सकता है कि उनमें से कुछ भाग जो कि स्पर्श किया जाए और विशेष रूप से ऐसी चीजों को आपके सामने रखूं जो कि आपके लिए जानना उपयोगी हो। तो इस तरह से मैं आपको बता सकता हूं कि मैं आखिर क्यों लिखता हूं। तो उसमें वो कहते हैं एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूं कि स्वयं जानना चाहता हूं कि क्यों लिखता हूं। एक तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए लिखता हूं कि मैं खुद जानना चाहता हूं कि आखिर मैं क्यों लिखता हूं, और लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता, और यदि वो ना लिखे तो इस प्रश्न का उत्तर उन्हें नहीं मिल सकता है। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है, लिखकर ही लेखक उस अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा, और लिखकर ही वह उससे मुक्त भी हो जाता है। मतलब यदि लेखक लिखे तो उसके अंदर की जो व्यवस्था है उसको वो पहचान सकता है जिसके कारण उसने लिखा है, और लिखकर ही यदि वो ना लिखे तो उसके अंदर की जो व्यवस्था है, जो लिखने के दौरान वो बाहर आती है, मन के जो भाव हैं वो बाहर आते हैं, वो मुक्त हो जाता है उससे। यदि वो ना लिखे तो क्या होगा, उनके मन की जो भाव है मन में ही रह जाएंगे, उनकी व्यवस्था अंदर ही अंदर घुटन बन के रहेगी और वो उनसे मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो मैं भी उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखना और पहचान लेने के लिए, लेखक कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, मतलब जितने भी रचना करने वाले हैं, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते हैं, ना उनका सब लेखन ही कृति होता है, सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है, संपादकों के आग्रह से, प्रकाशकों के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से। तो वो लेखक कह रहे हैं, अज्ञे जी कह रहे हैं कि जितने भी रचनाकार हैं जो लिखते हैं उनको कृतिकार नहीं कहा जा सकता है, मतलब उनके जो रचना में उतनी दम नहीं होती है कि उनको हम लेखक मान सकते हैं। ये ठीक बात है कि उन्हें कुछ रचनाओं के आधार पर ख्याति मिल जाती है, प्रसिद्धि मिल जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लेखक बाहर की व्यवस्था के कारण लिखते हैं। एक लिख लिए, उन्हें प्रसिद्धि मिल गई, अब वो उन्हें प्रेरित कर रहा है कि और लिखो, तो क्या हो रहा है, उनका खुद का मन नहीं है लेकिन प्रसिद्धि पाने के लिए वो लिख रहे हैं। दूसरा, जो संपादक लोग होते हैं, वो जब अच्छे कोई लेखक अपनी रचना भेजते हैं तो वो उनके संपादक में फैलता है, उनके संपादन में फैलता है, तो उनके संपादन का भी नाम रोशन होता है ना। तो संपादक महोदय जो होते हैं वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप और लिखिए और लिखिए, तो उनके कारण उन्हें लिखना पड़ता है। प्रकाशक जो होते हैं, जो प्रकाशित करते हैं, उनका रिक्वेस्ट होता है, उनके कारण लिखना होता है। और सबसे जो मूल चीजें हैं, आर्थिक आवश्यकता से, मतलब रचना बुक निकलती है, उससे बहुत सारे पैसे मिलते हैं,
तो उससे क्या होती है, आर्थिक आवश्यकता की भी पूर्ति होती है। तो किसी के जीवन में गरीबी है, आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है, उसके कारण भी वो रचना करते हैं। तो क्या हो रहा है, वो जो मूल रूप से उनका मन होना चाहिए कि हम लिखें, इसलिए लिखें कि मेरा इंटरेस्ट है, तो उस तरह की जो रचना होगी उसे वो मुख्य रचना मानते हैं, उससे वो लेखक के गुण मानते हैं। लेकिन बाहरी व्यवस्था के कारण यदि कोई लिखे तो लेखक कहते हैं मैं उसे कृतिकार नहीं मानता, उसे मैं लेखक नहीं मानता। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। दूसरे यह भी है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष का निमित्ती बन जाता है। तो यहाँ पर हुआ कि जो लेखक ईमानदारी से लिख रहे हैं कि बेईमान ईमानदारी नहीं है, बाहरी व्यवस्था के कारण लिख रहे हैं, इस बात को लेखक छुपाए रखते हैं। उन्हें वे जो है भीतरी प्रेरणा का फल है उनकी रचना, या वो बाहरी लेखन जो लेखन कर रहे हैं वो बाहरी दबाव के कारण कर रहे हैं, ये इस बात को वो पूरी तरह से छुपा कर रखते हैं। वह जो भीतरी उन्मेष है, मतलब उनके अंदर जो एक भीतरी प्रकाश होता है, वो एक निमित्त मात्र बन जाता है, एक कारण मात्र बन जाता है। मतलब मनुष्य के अंदर लिखने की जो प्रेरणा होती है, लिखने की जो कला होती है, वो उसके अंदर होती है। लेकिन बाहरी जो आवश्यकताएं होती है, बाहरी जो व्यवस्था होती है, वो निमित्त बन जाती है, वो कारण बन जाते हैं उनके लिखने का। लेखक कहते हैं यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व बहुत होता है। लेखक का जो स्वभाव होता है, उसके अंदर की जो भावना होती है, अनुशासन की भावना, उसका बहुत महत्व होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं जो बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते हैं। इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछौने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म ना बज जाए। मतलब यदि किसी इंसान के अंदर लिखने की क्षमता है, लिखने की कला है, लेकिन जब तक उसे बाहरी दबाव नहीं मिलते हैं, बाहरी व्यवस्था नहीं मिलती है, चाहे वो संपादक महोदय का हो, प्रकाशक का हो, या कोई अर्थ की आवश्यकता हो, इनमें से या इसके अलावा भी कोई हो, जब तक उनके ऊपर इस तरह का दबाव नहीं आता, वो लिखते ही नहीं है। वो अपनी जो कला है उसे बचा कर रखे रहते हैं। तो इस चीज की तुलना उन्होंने की है वैसे इंसान से कि नींद टूट गई है, वो बेड पर लेटे हुए हैं, लेकिन वो तब तक बेड पर से नहीं उतरेंगे जब तक उनके घड़ी का अलार्म ना बज जाए। तो इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो सकता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। मतलब इस तरह के जो कृतिकार होते हैं, इस तरह के जो लेखक होते हैं, वो वास्तव में बाहरी दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो पाते हैं। मतलब उसको जिस तरीके से एक ओरिजिनल रचना करनी चाहिए, एक प्रेरणादायक रचना करनी चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। वो क्या करते हैं, एक सहायक यंत्र की तरह बाहर की व्यवस्था को काम में लेते हैं और उसके माध्यम से वो अपनी रचना करते हैं। और लेखक कहते हैं कि मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि मैं बाहरी व्यवस्था को कभी भी मैं अपने सहारे की यूज नहीं करता, अपने सहारे के लिए मैं जो यूज नहीं करता हूँ, वो मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन वो कभी भी मेरी बाधा भी नहीं बनती है कि अगर मैंने कोई रचना की और मुझे बाहर से प्रोत्साहन नहीं मिला, संपादक महोदय ने मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं किया, या फिर आप कहें तो उन्हें अर्थ की आवश्यकता, इनमें से कोई भी उनके मार्ग की बाधा नहीं बनी। और ये बात सच है दोस्तों कि अज्ञे जी ने कभी भी अपनी रचना में अपना नाम लिखकर नहीं भेजा था, और यही कारण था कि उनका नाम अज्ञे भी पड़ा। उन्होंने जो अपनी रचना लिखकर भेजते थे बेनाम के रहते थे, और एक बार उनकी रचना प्रेमचंद्र जी को मिल गई थी, और उन्होंने पूरी उनकी जो कहानी है, जो उन्होंने जो लिखा था, उसे पढ़ लेने के बाद उसमें देखा किसी का नाम ही नहीं है, तो उन्होंने इन्हें नाम दे दिया अज्ञे। अज्ञेय मतलब जिसके बारे में पता ना हो। यही कारण है कि ये कहते हैं कि मुझे इन सहारे की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं, अपने आप ही पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। मतलब वो कहते हैं कि मैं अपने आप उठने की सुबह की आदत में रखा हूं कि सुबह सुबह मैं उठ जाता हूं, लेकिन यदि किसी दिन अलार्म बज जाए और उससे सुनकर मेरी नींद टूटे तो उसमें भी मेरी कोई हानि नहीं है। मतलब वो अपने मन से वो रचना करते रहते हैं। लेकिन यदि कोई उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप लिखिए, तो उसमें भी वो कोई बाधा नहीं बनती है कि यदि कोई रिक्वेस्ट करे तो भी लिख देंगे, यदि ना करे तो भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यह भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है। क्या वह नहीं होती, या बताना शायद कम कठिन होता है।
मतलब वो कहते हैं भीतरी व्यवस्था क्या होती है मैं नहीं समझता हूँ। मुझे तो यह पूरी प्रेरणा मिली हुई है कि मुझे लिखना है और इसका बखान करना भी बड़ा कठिन है। लेकिन वह नहीं होती है, भीतरी व्यवस्था नहीं होती है, ये बताना भी कठिन है कि भीतरी व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं होती है। होती है, मेरे लिए उसका असर नहीं हो रहा है, लेकिन ये होती है, या उसका उदाहरण दिया जा सकता है। कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात और स्पष्ट हो जाए। मतलब वो कहते हैं कि ये अधिक उपयोगी होगा, बाहरी व्यवस्था ना रहे तो ये ज्यादा उपयोगी होगा, और इस चीज को उन्होंने अपनी एक कविता के जरिए चर्चा की है और इसके थ्रू वो अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। लेखक कहते हैं मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी पर पहुंचे जहां अणु का भेदन संभव हुआ, रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का पुस्तकीय और सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था। फिर भी जब वह हिरोशिमा में अणु बम गिरा तब उसके समाचार मैंने पढ़े और उसके परवर्ती प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा। मतलब ये कहते हैं कि ये विज्ञान के विद्यार्थी थे, मतलब इन्होंने साइंस लिया था और वो नियमित शिक्षा उन्होंने उसी विषय में आगे किया, तो उनको पूरा बम बनाने का नॉलेज था, बम से संबंधित जानकारी थी, अणु क्या होता है, कैसे रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हैं, विज्ञान की सीढ़ी पर वो आगे कैसे बढ़ेंगे, अणु का भेदन कैसे संभव हुआ, ये सब कुछ इनको जानकारी थी। रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं ये सब इनको पता था। लेकिन इन सब का पुस्तकीय और सैद्धांतिक ज्ञान तो इनको था, लेकिन इन सब का कितना बुरा प्रभाव होता है जब हिरोशिमा में अणु बम गिरा तब जाकर इन्होंने समाचार पढ़ा कि वहां पर कितना ज्यादा नुकसान हुआ, तब इनको समझ में आया कि ये कितने ज्यादा खतरनाक है और इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मतलब वहां जिस तरह से विनाश हुआ, उनको लगा कि लोग इस तरीके से विज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, तो इस पर उनकी बुद्धि ने वैसे लोगों के प्रति जो विज्ञान का दुरुपयोग करके दूसरों का इतना ज्यादा बुरा करते हैं, उनके प्रति इनके मन में एक विद्रोही भावना जग गई। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वो बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है, उसकी तर्क संगति भी अलग अलग होती है, इसलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। वो कहते हैं कि बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है ये कि मैंने बुद्धि का प्रयोग करके कभी भी इस बात को समझ नहीं पाया था कि इस तरह से बम के गिरने से नुकसान होता है। लेकिन उस मेरे जो तर्क शक्ति है वो इन सब को, जो अभी तक मैं बुद्धि से समझ रहा था कि विज्ञान केवल वरदान है, लेकिन अब जब मैंने उसका विनाश वाला रूप देखा तो अब मेरी जो तर्क शक्ति है वो उससे अलग हो गई। मैंने इस चीज को समझ लिया कि विज्ञान एक ऐसी चीज है जो इंसान की मनोवृत्ति पर निर्भर है। इंसान चाहे तो उसे वरदान बना ले, इंसान चाहे तो उसे श्राप बना ले। इसलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। मतलब उन्होंने विज्ञान के ऊपर कोई कविता नहीं लिखी। जो युद्ध काल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते हैं। ये युद्ध काल की बात है कि भारत के पूर्वीय सीमा पर वो सैनिक लोग ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंककर एक साथ हजारों मछलियों को मार देते हैं, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी की होती है। उन्हें थोड़ी सी मछली चाहिए, वो आराम से जाल डालकर थोड़ी सी मछली पकड़ सकते हैं। लेकिन बम कैसे बना, विज्ञान का प्रयोग करके, और उस बम को उस नदी में फेंक देते हैं। किस नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में। और उसके फेंकने से हजारों हजारों मछलियां मारी जाती है। आपको जरूरत है थोड़ी सी की, और आप अपने हुनर को दिखाने के लिए, अपनी कला को दिखाने के लिए एक साथ हजारों जीव की जान ले लेते हैं। और जीव की इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी, उससे एक सीमा तक अणुबम द्वारा व्यर्थ जीवनाश का अनुभव तो मैं कर ही रहा था। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए थे। हिरोशिमा, नागासाकी, ये दो शहर वहां के जिसपे परमाणु बम गिराए गए थे। तब इन्होंने कहा कि मुझे जापान जाने का अवसर मिला। तब मैं हिरोशिमा भी गया और वहां अस्पताल भी देखे जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। और इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। मतलब वहां जो लोग थे जो इस बम के कारण घायल हो गए थे पूरी तरह से, वो वर्षों वर्षों से वहां कष्ट पा रहे थे। और कम से कम कृतिकार के लिए यह बात अनुभव के तौर पर वो रचना कर सकते थे उस पर, लेकिन उन्होंने बहुत कम लेखक को ऐसे देखे जो उसके ऊपर विचार दिए, अपनी रचना उस पर लिखी। अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है
जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। मतलब अनुभव क्या चीज है? जो आपको मिला, आपने जीवन में घटित हुआ आपके साथ, आपने जो कुछ भी झेला उससे आपने जो सीखा वो क्या है? अनुभव है। और अनुभूति क्या है? वो दूसरों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उससे आप अगर कुछ महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर संवेदना जग रही है, आपके अंदर मदद करने की भावना जग रही है, तो वो क्या है? अनुभूति है। दूसरों को देखकर मन में भाव आना, अनुभूति, और खुद झेलकर तब मन में भाव आना, वो क्या है? अनुभव। तो अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। मतलब जो रचनाकार है, जो लेखक है, वो संवेदना और कल्पना के सहारे दूसरों के साथ जो कुछ भी घटित हुआ है उसे वो अपने साथ, अपने ऊपर ग्रहण कर सकते थे, उनके ऊपर रचना कर सकते थे। जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है और तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। मतलब जो आपके साथ घटित नहीं हुआ, वो दूसरों के साथ घटित हुआ है, उसे आपने अनुभव कर लिया और वही आपके आत्मा के सामने एक ज्वलंत प्रकाश के रूप में आता है कि आप उसे खुद अपने लिए अनुभव कर पा रहे हैं। तो वही अनुभूति जो होती है वो प्रत्यक्ष रूप से होती है। मतलब आपको उसके, दूसरों के दुख को देखकर आपका मन द्रवित हो जा रहा है, आपका मन कष्ट पा रहा है, तो क्या हो रहा है? आप उस चीज को अनुभूति कर पा रहे हैं। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं। ये लेखक कहते हैं कि मैं वहां पर गया, वहां सब कुछ का हाल मैंने देखा, तो देखने के बावजूद भी मैंने वहां पर कुछ भी लिखने की हिम्मत नहीं दिखा पाया, क्योंकि इसी अनुभूति के प्रत्यक्ष कसर थी। क्योंकि मेरे अंदर उन लोगों ने जो दर्द झेला उतना मैं अनुभूति नहीं कर पाया। फिर एक दिन वही सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होगी, जो आसपास से आगे बढ़ गई उनके पत्थर को झुलसा दिया होगा। दोस्तों, लेखक एक बार हिरोशिमा की सड़क पर घूम रहे थे और उन्होंने वहां पर एक पत्थर पर, जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया उन्होंने देखा। तो उन्होंने अनुमान किया कि विस्फोट के समय वहां कोई खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए जो रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें हैं उसमें रुद्ध हो गई होगी, उसी में धस गई होगी, समा गई होगी। जो आसपास से आगे बढ़ गई, उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया। मतलब वो इतना ज्यादा पावरफुल कि बड़े बड़े पत्थर को झुलसा दे रहा है और उस व्यक्ति पर अटकी उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया। वो उस व्यक्ति पर जो असर हुआ उसका, वो पूरी तरह से जलकर एक भाप बनकर उड़ गया और इस प्रकार समूची ट्रेजेडी उस पत्थर पर लिखी गई है। मतलब उस पत्थर पर उसे उस चीज को याद करने के लिए कि कितनी विभीषिका हुई है, एक ट्रेजेडी मतलब उसकी होती है एक झलक, पूरी घटना की एक झलक जैसे उस पत्थर पर दिखाई गई है कि उस बम का कितना खतरनाक प्रभाव हुआ। लेखक कहते हैं कि उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा। मतलब उस छाया को देखने मात्र से लेखक को ऐसा असर हुआ जैसे किसी ने खींचकर उन्हें एक थप्पड़ मारा हो। अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उग आया और डूब गया। मैं कहूं कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। मैं अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। मतलब अचानक से उस दृश्य को देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उन सबकी जो कठिन परिस्थिति है, सबका दर्द है, उसे वो एक क्षण में महसूस कर लेते हैं। उन्हें उनकी अनुभूति समझ में आती है, प्रत्यक्ष रूप से वो उसकी अनुभूति को महसूस करने लग जाते हैं और उनको लगता है कि मैं स्वयं हिरोशिमा में जो विस्फोट का कांड हुआ उसका मैं खुद भोक्ता हूं। मतलब मैंने खुद उसे झेल लिया है और इसी में से वह विवशता जागी। भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र में बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। मतलब अब उन्हें अनुभूति हुई। अनुभूति क्या होती है? जो दूसरों के दर्द को देखकर, दूसरों की परेशानी को देखकर महसूस की जाती है। तो अब उन्हें अनुभूति हुई और इसी में उनके अंदर विवशता जागी, उनके अंदर की प्रेरणा जागी और भीतर से उनका मन अकुला गया, व्याकुल हो गया और बुद्धि जो है आगे बढ़कर, इस क्षेत्र में आगे बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आई। मतलब अब जो उनके मन की बेचैनी है वो बुद्धि से हटकर, मतलब बुद्धि क्या थी? बुद्धि क्या कह रहा है? ये जो कुछ भी हुआ है दूसरों के साथ हुआ है, हमारे साथ नहीं हुआ है। लेकिन हृदय ने उस चीज को महसूस किया और उससे आगे बढ़कर
संवेदना के क्षेत्र में आई। संवेदना क्या होती है? इमोशंस, जो दूसरों को देखकर महसूस की जाती है। और फिर धीरे धीरे ये लेखक अपने आप को उस बुद्धि की जो प्रबल इच्छा होती है कि मैं अपने से मतलब रखूं, वो उससे अपने आप को अलग करता है। और अलग करने के बाद अचानक एक दिन उन्होंने हिरोशिमा पर कविता लिखना शुरू कर दिया और कविता लिखी भी। और ये कविता उन्होंने कहां पर लिखा आप जानते हैं? जापान में जाकर नहीं लिखा, बल्कि भारत लौटकर लिखे। और भारत लौटकर उस समय कहां पर लिखे? जब वो रेलगाड़ी पर बैठे हुए थे। रेलगाड़ी पर बैठे बैठे उन्होंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। यह कविता अच्छी है या बुरी, इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे निकट वह सच है, मतलब मैंने एक सच्ची बात को उस कविता में लिखा है। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है और यही मेरे निकट महत्व की बात है। लेखक कहते हैं कि यह कविता अच्छी है या बुरी मुझे नहीं पता, मुझे इस बात से मतलब भी नहीं है। मेरे निकट वह एक सच्ची बात है, और वो एक सच्ची बात जिसने मेरे अंदर अनुभूति प्रसूत किया है, अनुभूति को उत्पन्न किया है। प्रसूत मतलब उत्पन्न, मेरे अंदर अनुभूति उत्पन्न किया है, इसलिए यह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यही मेरे निकट महत्व की भी बात है, और यही मेरे अंदर निकट महत्व की बात है, मतलब यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि ये कविता में जो कुछ भी मैंने लिखा है, इसकी प्रेरणा मुझे कैसे मिली है? इसकी प्रेरणा मुझे हिरोशिमा नागासाकी के में जो बम कांड हुए, परमाणु बम गिराए गए, वहां के लोगों ने जिस तरह का अनुभव किया, वो मैंने वहां जाकर देखा। और एक सच्ची चीजें हैं जिसने मुझे प्रेरणा दी है, और मेरे अंदर प्रेरणा को जगाकर मुझे इसके ऊपर लिखने के लिए प्रेरित किया। ये कविता अच्छी है या बुरी, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मेरे निकट यह एक सच्ची बात है, और ऐसी सच्ची बात जिसने मेरे अंदर अनुभूति को उत्पन्न किया है, और यही मेरे लिए सबसे महत्व की बात है। उन्होंने जो शुरुआत में बताया कि मैंने इस पर एक कविता लिखी है, वो कविता यही है। उनकी कविता उन्हें हिरोशिमा पर उन्होंने कविता लिखी है, उसी की बात कर रहे हैं। दोस्तों, लेखक ने सन 1959 ईस्वी में एक कविता लिखा था, जो कि उनका काव्य संग्रह है अरे ओ करुणा प्रभामय। ये उनका काव्य संग्रह है, जिसमें उनके द्वारा रचित कविता है हिरोशिमा। तो यहाँ पर वो कविता दी गई है, आप लोग इसे जरूर पढ़िए। कवि ने लिखा है, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से, छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब और पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो दशो दिशा में, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, फिर छाए मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो कर, मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। तो दोस्तों, यह था हमारा अज्ञे जी द्वारा रचित मैं क्यों लिखता हूँ निबंध, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई भी लेखक लिखता है तो वो अपने अंदर की विवस्था के कारण लिखता है। वो विवस्था कई कारण से हो सकते हैं, आर्थिक कारण, संपादक का प्रेशर, प्रकाशक का प्रेशर, लोगों के प्रति मिलने वाले सम्मान, या दूसरों के दुख को देखकर अपने मन में उनकी अनुभूति करना, ये हो सकता है कारण। और कोई भी रचनाकार इस कारण से ही लिखता है। भले किसी के अंदर लिखने की कला है, लेकिन जब तक उसे बाहरी प्रेरणा नहीं मिलती है, वो लिखने का काम नहीं करता है। तो ये था हमारा आज का पाठ, जो कि मैंने आपको पूरे वीडियो के माध्यम से समझा दिया है। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा, तो जरूर इसे लाइक कर ले, और अगली वीडियो का भी इंतजार करिए। बहुत जल्दी मैं आप लोगों को अगले पार्ट पर भी वीडियो बनाकर दूंगी, और इन जितने भी पार्ट हैं इसके, उन सब पर क्वेश्चन आंसर भी मेरा बनाया हुआ वीडियो है, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।